Assalamu alaikum my dear students. I hope तो यू सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में हम कूलम्स लॉ स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनफैक्ट पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस लॉ पे बेस्ड है। सो अच्छी तरह से समझेंगे, बहुत ही ईजी है और मज़ा आएगा आपको। सो लेट्स अंडरस्टैंड कूलम्स लॉ। देखो हमें पता है अगर एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है और एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे है, ये चार्जेस एक दूसरे को करेंगे रिपेल। ये इसको धक्का देगा, ये इसको धक्का देगा, ठीक है। तो इसी तरह अगर हम दो नेगेटिव चार्जेस को लेंगे, ये भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे विद इलेक्ट्रिक फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये फोर्स जो चार्जेस के बीच लगता है, जो ये फोर्स लगता है, इसका वैल्यू क्या है, ठीक है। इस फोर्स को निकालने के लिए कूलम्ब ने एक लॉ बनाया, कूलम्ब ने एक फॉर्मूला दी, उस फॉर्मूला को हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। देखो कूलम्ब का पूरा नाम है चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब, ठीक है। चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब, ये पूरा नाम है। इनफैक्ट ये एक फ्रेंच फिजिस्ट थे। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक फॉर्मूला बनाई। उस फॉर्मूला से हम ये फोर्स निकालते हैं, चार्जेस के बीच कितना फोर्स लगता है वो फोर्स निकालते हैं। इसी फॉर्मूला को हम कहते हैं कूलम्ब्स लॉ। इसी फॉर्मूला का नाम है कूलम्ब्स लॉ। नाउ देखो कूलम्ब्स लॉ पे आने से पहले हम पढ़ेंगे पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज क्या होगा, व्हाट इज पॉइंट चार्ज। देखो कूलम्ब्स इस फॉर्मूला पे देखो चार्ल्स ऑगस्टिन डी कूलम्ब ने एक फॉर्मूला बनाई है जिसे हम चार्जेस के बीच फोर्स निकालते हैं। इस फॉर्मूला का नाम है कूलम्ब्स लॉ। ना इस लॉ पे आने से पहले हम देखेंगे पहले पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज देखो पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज होता है, देखो अगर किसी चार्ज का साइज बहुत छोटा है, एक छोटा सा चार्ज, एक डॉट के बराबर चार्ज, एक पॉइंट के बराबर चार्ज का साइज अगर बहुत छोटा होता है तो हम कहते हैं ये एक पॉइंट चार्ज है। सो जैसे मैंने यहां पे बनाया, ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है। ए वेरी स्मॉल चार्ज विच हैज वेरी स्मॉल डायमेंशन। देखो इसका साइज बहुत ही कम है, एक पॉइंट के बराबर, एक डॉट के बराबर। इस पॉइंट को या इस छोटे से इस चार्ज को जिसका डायमेंशन बहुत ही कम है, इसको हम कहते हैं पॉइंट चार्ज, ठीक है। अच्छा देखो यहां पे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये दो बॉल्स है, ठीक है। इन पे चार्ज रखा, इस पे भी चार्ज है और इस पे भी चार्ज है, और ये चार्जेस जो है नजदीक है, पास है, ठीक है। ये दो बॉडीज है, दो बॉल्स है हमारे पास, इन पे है चार्ज, ये दो है नजदीक। अब ये पॉइंट चार्जेस नहीं है, ये पॉइंट चार्जेस नहीं है। दीज बॉडीज आर नॉट पॉइंट चार्जेस, ठीक है। अब अगर इन्हीं बॉडीज को इमेज बॉडीज था वो वारिया दूर, इन्हीं दो बॉडीज को अब हम रखेंगे बहुत ज्यादा दूर। एक बॉडी यहाँ पे है और एक बॉडी यहाँ पे बहुत दूर है। फॉर एग्जाम्पल समझने के लिए, सपोज इसका डायमीटर है 1 सेंटीमीटर और इस बॉल का भी डायमीटर है 1 सेंटीमीटर। अगर ये पास है, नज़दीक है, तो मैं नहीं मान सकता कि ये पॉइंट चार्जेस है। बुसवना यम पॉइंट चार्जेस के, मगर अगर भाई यम बॉल था वारिया दूर, फॉर एग्जांपल अब मैंने इनको रखा सपोज 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे, तो अब मैं मान सकता हूं ये जो दो बॉल्स है, अब मैं मान सकता हूं ये पॉइंट चार्जेस है, ठीक है। सो अगर मैं दो चार्जड बॉडीज को बहुत ज्यादा दूर रखता हूं इन कंपैरिजन टू देयर ओन साइज, देखो यहाँ पे कितना दूर मैंने इनको रखा, 1 किलोमीटर, और इनका खुद का डायमेंशन क्या है, 1 सेंटीमीटर। अगर मैं दो चार्जड बॉडीज को बहुत दूर रखता हूं इन कंपैरिजन टू देयर ओन साइज, देन द बॉडीज कैन बी कंसिडर्ड एज पॉइंट चार्जेस। ये वैसा ही है जैसा हमने पॉइंट मास में देखा था ग्रेविटेशन में। तो यहां पे मैं एक लाइन लिखूंगा, टू बॉडीज are said to be
to be point charges, two bodies are said to be point charges if the distance between them is very large in comparison to their own size, in comparison to their own size. ठीक है, ये है पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन. पॉइंट चार्ज देखो, अगर दो बॉडीज पे चार्ज है और वो बहुत ज़्यादा दूर है तो हम मान सकते हैं कि वो जो बॉडीज है वो पॉइंट चार्जेस हम मान सकते हैं, उनको ट्रीट पॉइंट चार्जेस हम कर सकते हैं. अब जो कूलम्ब्स लॉ है ये एप्लीकेबल है ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस. कूलम्ब्स लॉ इज एप्लीकेबल ओनली फॉर पॉइंट चार्जेस. ठीक है, सो कूलम यहां पे लिख के रखोगे आप. कूलम्ब्स लॉ is applicable only for point charges. ठीक है, सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है. तो पॉइंट चार्ज आपको समझ में आ गया. तो कूलम्ब्स लॉ जो ये फॉर्मूला है ये सिर्फ पॉइंट चार्जेस के लिए एप्लीकेबल है. अब कूलम्ब्स लॉ पे आएंगे. कूलम्ब्स लॉ है क्या? देखो कूलम्ब्स लॉ है क्या. देखो, ये है दो चार्जेस, टू पॉइंट चार्जेस. सपोज ये है Q1 चार्ज और ये है चार्ज Q2. दीज आर 2 पॉइंट चार्जेस. ठीक है. अच्छा, कितना दूर रखा हमने इनको? R डिस्टेंस पे. अब इनके बीच जो डिस्टेंस है इट इज R. अब कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है? कूलम्ब्स लॉ कहता है जो इनके बीच फोर्स देखो, ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, ये इसको रिपेल करेगा और ये इसको रिपेल करेगा, ये इसको रिपेल करेगा. पहले एक बात समझो, देखो Q1 इसको रिपेल करेगा विद दिस फोर्स F. Q2 भी इस Q1 को F से ही रिपेल करेगा. सो जितना फोर्स Q2 पे लगेगा उतना ही फोर्स Q1 पे भी लगेगा. सो यहाँ पे फोर्सेस जो रिपल्सिव फोर्सेस जो लग रहे हैं वो इक्वल और अपोजिट है. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे सर न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे हो रहा है. ठीक है, सर न्यूटन्स थर्ड लॉ ओबे हो रहा है. जितना Q2 पे फोर्स लग रहा है उतना Q1 पे भी. सपोज Q2 पे लग रहा है 10 न्यूटन का फोर्स, Q1 पे भी कितना लगेगा? 10 न्यूटन. ठीक है. अच्छा, अब कूलम ने क्या कहा? कूलम ने कहा जो ये फोर्स है, जो ये रिपल्सिव फोर्स है, ये F या ये F, it is directly proportional to Q1 into Q2. The repulsive force is directly proportional to the product of the two charges. जितने बड़े चार्जेस होंगे उतना फोर्स, रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा या अट्रैक्टिव फोर्स अगर दो अनलाइक चार्जेस हैं. अच्छा, और क्या कहा कूलम ने? कूलम ने कहा ये जो फोर्स है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर. जितना ज्यादा हम दूर रखेंगे चार्जेस को उतना इनके बीच जो फोर्स है वो कम लगेगा. ठीक है. अगर हम डिस्टेंस को डबल कर दें, अगर हम चार्जेस के बीच डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो फोर्स जो है 4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा. ठीक है, इसका मतलब यही है. तो इन दो प्रोपोर्शनलिटीज को अगर हम कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं F इज Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर. ठीक है. सो प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम इक्वेशन में चेंज करें तो एम्प्लाइज हम लिख सकते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर. अब ये क्या है? इट इज अ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी. देखो ये K एक कांस्टेंट है कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट. ठीक है. अच्छा, तो ये फॉर्मूला जो है इससे हम फोर्स निकाल सकते हैं बिटवीन टू चार्जेस. दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड कूलम्ब्स लॉ. यही है कूलम्ब्स लॉ. ठीक है. अच्छा, देखो अब देखोगे बुक्स में ये ऐसे लिखा होता है F इज इक्वल टू क्योंकि देखो ये इक्वेशन जो है ये एक स्केलर रिलेशन है.
स्केलर रिलेशन। देखो हम यहाँ इस स्केलर रिलेशन से सिर्फ फोर्स का मैग्नीट्यूड हमें चाहिए, फोर्स कितनी न्यूटन लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे हम फोर्स का मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं, कितने न्यूटन लग रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे फोर्स हमेशा पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव आने का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड चाहिए फोर्स का 10 न्यूटन, 2 न्यूटन, 5 न्यूटन, ठीक है। हमें इस रिलेशन से सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलता है, क्योंकि अभी तक ये एक स्केलर रिलेशन है। आगे हम देखेंगे, इसको वेक्टर फॉर्म पे भी लिखेंगे। तो इसका मतलब है ये क्वांटिटी जो है ये हमें पॉजिटिव मिलनी चाहिए हमेशा, ये हमेशा पॉजिटिव मिलनी चाहिए। तो हम क्यों ये हमेशा पॉजिटिव मिलनी चाहिए, तो कब मिलेगी, जब हम इनको मॉड में रखेंगे। देखो Q1 को मॉड में रखेंगे, Q2 को भी मॉड में रखो, डिवाइड बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो मॉड में रखने से ये क्वांटिटी हमें हमेशा पॉजिटिव मिलेगी, ठीक है, क्योंकि फोर्स का नेगेटिव होने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि हम यहाँ पे फोर्स का सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाल रहे हैं। तो अगर Q1 या Q2 पॉजिटिव नेगेटिव भी होगा तो मॉड में रख के वो पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव बन जाएगा। तो ये है कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, ये है कूलम्ब्स लॉ। अच्छा, अब कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट मैं यहां पे लिखता हूं पहले। देखो, इट कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट, कूलम्ब्स लॉ states that the force of interaction between two charges is directly proportional to the product of two charges and inversely proportional to the square of distance between the charges। ये आप नोट करते जाओगे साथ साथ। कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट फोर्स ऑफ इंटरेक्शन, देखो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन मैंने लिखा, इंटरेक्शन में दोनों आएगा, अट्रैक्शन भी और रिपल्शन भी। Coulomb's law states that force of interaction between two charges is directly proportional to product of two charges and inversely proportional to square of distance between the charges, ठीक है। ये है Coulomb's law। अब देखो यहां पे एक पॉइंट आपको याद रखना है, जो ये फोर्स लगता है अट्रैक्टिव, देखो ये फॉर्मूला पहले, ये फॉर्मूला F = K Q1 Q2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, ये एप्लीकेबल है लाइक चार्जेस के लिए भी और अनलाइक चार्जेस के लिए भी। सपोज यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव पॉइंट चार्ज, ये एक दूसरे को ऐसे अट्रैक्ट करेंगे, ये F है, ये F है। इस केस में भी यही फॉर्मूला लगेगा। सो ये फॉर्मूला वेदर इट इज रिपल्सिव और अट्रैक्टिव, दोनों के लिए यही फॉर्मूला है। अच्छा, अब जो ये फोर्स है, ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, या इस पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है, या यहाँ पे फोर्स किस डायरेक्शन में लगता है। देखो ये फोर्स लगता है, आपको पहले ये दो चार्जेस ज्वाइन करने पड़ेंगे ऐसे ऐसे ऐसे, फिर ये फोर्स, इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा अलोंग द लाइन, इसी लाइन के अलोंग ये फोर्स लगेगा। देखो ये फोर्स जो है इस चार्ज पे, ये इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा या इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। इसी तरह ये फोर्स जो है इस डायरेक्शन में नहीं लगेगा, ये फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। सो द फोर्स acts along the line joining the 2 point charges. The force acts along the line joining the 2 point charges. The 2 point charges, दो चार्जेस है आपके पास, आपको डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालना है, तो आप उन दो चार्जेस को एक लाइन से कनेक्ट करोगे
तो जो फोर्स लगेंगे, जो फोर्स के एरोज होंगे वो उसी लाइन के अलोंग होंगे, ठीक है। अच्छा, द फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 पॉइंट चार्जेस। और एक पॉइंट इसमें, जो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है मीडियम पे, किस मीडियम में हम चार्जेस को रखते हैं, वेदर दे आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, एयर, वाटर, कहाँ पे हम उनको रखते हैं। सो दिस के डिपेंड्स ऑन मीडियम। के डिपेंड करता है मीडियम पे, मीडियम कौन सा है, ठीक है। अच्छा, समझ आ रहा है यहां तक? क्लियर? अब देखो 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 देखो, सो ये है हमारा कूलम्स लॉ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये है कूलम्स लॉ। अब हम फॉर वैक्यूम, जो के है इट डिपेंड्स ऑन मीडियम, किस मीडियम में रखते हैं। फॉर एयर और वैक्यूम, एयर और वैक्यूम का ऑलमोस्ट सेम ही होता है। के का जो वैल्यू है इट इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9, ठीक है। बहुत बड़ा कांस्टेंट है। के इज इक्वल 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9, किसके लिए? एयर और वैक्यूम के लिए। एयर या वैक्यूम का ऑलमोस्ट सेम ही होता है, इट इज 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9। अब देखो इसका यूनिट भी है, इस कांस्टेंट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट का यूनिट क्या आएगा, देखो क्या यूनिट आएगा। तो फॉर्मूला से ही निकालते हैं। देखो F इज इक्वल, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, सो K विल बी इक्वल टू एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 इंटू Q2। देखो K एफ आर स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2 आएगा बराबर K। तो यूनिट ऑफ K क्या आएगा? यूनिट ऑफ K इज, शाबाश, देखो ऊपर क्या है, F न्यूटन, आर स्क्वायर इज मीटर स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर, नीचे पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो ये यूनिट है K का। तो फॉर एयर और वैक्यूम K इज इक्वल टू न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये है K का वैल्यू फॉर एयर और वैक्यूम। अच्छा, अब देखो अब हम कूलम्स लॉ अप्लाई करके कूलम्स लॉ से हम एक कूलम की डेफिनेशन बनाएंगे, 1 कूलम की डेफिनेशन बनाएंगे, ठीक है। अच्छा देखो, मेरे पास दो चार्जेस हैं, सपोज मेरे पास दो चार्जेस है, कितने दूर रखे गए हैं? ये भी Q है और ये भी Q है। सपोज ये रखे गए हैं दूर R डिस्टेंस पे, ठीक है। मेरे पास दो चार्जेस है, सेम चार्जेस, जितना इस पे उतना इस पे, और सिमिलर, ठीक है। सेम चार्जेस है मेरे पास Q और Q। अब इन चार्जेस को मैं इतना बड़ा लेता हूं, अब इन चार्जेस को मैं देखो इन चार्जेस को मैं 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखता हूं, 1 मीटर है इनके बीच डिस्टेंस, 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखता हूं। अब इन चार्जेस को मैं इतना बड़ा लेता हूं ताकि इनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो होना चाहिए बराबर F इज इक्वल टू 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 न्यूटन, ठीक है। एक कॉलम को मैं डिफाइन कर रहा हूं, यहां पे कैसे डिफाइन करूंगा? दो चार्जेस में ले रहा हूं, सेम और सेम साइन, ठीक है, पॉजिटिव। चलो हम पॉजिटिव लेंगे, Q और Q। अब इन चार्जेस को मैं इतना बड़ा लेता हूं ताकि इनके बीच जो फोर्स ऑफ रिपल्शन है वो कितना लगना चाहिए? वो लगना चाहिए 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 न्यूटन। तो अब कूलम्स लॉ यहां पे अप्लाई करो, अप्लाई कूलम्स लॉ हियर, लॉ तो अप्लाई करो। सो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो यहां पे इन दो चार्जेस को सपोज मैंने कहां पे रखा? वैक्यूम में। सो दे आर इन वैक्यूम में है। अच्छा, सो एम्प्लाइज F कितना है? 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 इज इक्वल टू K कितना है वैक्यूम के लिए? 9 इंटू 10 रेज़ पावर 9 इंटू Q1 के बदले Q2 के बदले भी Q डिवाइड बाई डिस्टेंस है 1, तो ये कट जाएगा। सो यहां से निकलेगा Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और
और Q इज इक्वल टू 1, Q इज इक्वल टू √1, वो 1 हो जाएगा, Q इज इक्वल टू 1 कूलम। तो इसको हमने रखा, इतने चार्ज को हमने रखा नाम 1 कूलम। देखो यहाँ पे 1 निकला, इतने चार्ज को हमने नाम रखा 1 कूलम। ठीक है, तो 1 कूलम कितना चार्ज होता है? 1 कूलम चार्ज होता है अगर हम दो सेम चार्जेस को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखें वैक्यूम में, अगर उन दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है 9 × 10⁹ न्यूटन, तो हम कहते हैं उन दोनों पे चार्ज है 1 कूलम। ठीक है, ये है 1 कूलम की डेफिनेशन। नाउ आई विल राइट इट। देखो 1 कूलम इज that much charge which when placed in vacuum at a distance of 1 meter from an equal and similar charge will repel it with a force of 9 × 10⁹ न्यूटन। ठीक है, 1 कूलम चार्ज कितना है? 1 कूलम चार्ज कितना है? देखो 1 कूलम, अगर हम दो चार्जेस को 1 मीटर की डिस्टेंस पे रखें वैक्यूम में, अगर उन दो चार्जेस के बीच फोर्स लगता है 9 × 10⁹ न्यूटन, दो चार्ज को हमने लिया इक्वल चार्जेस वैक्यूम में 1 मीटर की डिस्टेंस पे, अगर उन चार्जेस के बीच फोर्स लगता है 9 × 10⁹ न्यूटन, तो हम कहते हैं उन दोनों पे 1 कूलम का चार्ज है। ठीक है, अच्छा अब देखो बढ़ाएंगे थोड़ा इसको आगे। तो ये हो गया कूलम्स लॉ और 1 कूलम की डेफिनेशन। देखो जो कूलम है, जो 1 कूलम चार्ज है, ये बहुत बड़ा यूनिट है चार्ज का। नॉर्मली प्रैक्टिकल एग्जांपल्स में हमें 1 कूलम चार्ज नहीं मिलता। 1 कूलम चार्ज, देखो 1 कूलम चार्ज जो है बड़ा यूनिट है चार्ज का, तो हम छोटे छोटे नॉर्मली जो आपको न्यूमेरिकल्स में क्वेश्चंस में मिलेगा चार्ज मिलेगा आपको माइक्रो कूलम्स में, मिली कूलम्स में। ठीक है, एक पहले ये समझो ऐसा यूनिट है चार्ज का, ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज क्या है? शाबाश, इट इज कूलम और सी से हम इसको डिनोट करते हैं, सी कूलम। ठीक, कूलम एक बड़ा यूनिट है चार्ज का, जैसे हमने देखा पिछले वीडियो में भी 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स पे जितना चार्ज है टोटल, 6 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स अगर जोड़ेंगे उन पे जितना चार्ज है, दैट इज कॉल्ड 1 कूलम। सो ऑब्वियस सी बात है 1 कूलम एक बड़ा यूनिट है चार्ज का। सो प्रैक्टिकली नॉर्मली जो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स मिलते हैं हमें, उनमें जो चार्ज है वो दिया होगा न्यूमेरिकल्स में माइक्रो कूलम्स में। ठीक है, अच्छा तो 1 माइक्रो कूलम, 1 माइक्रो कूलम इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलम। ये आपको याद होना चाहिए। 1 मिली कूलम इज इक्वल टू 10⁻³ कूलम। ठीक है, इसी तरह CGS यूनिट ऑफ चार्ज जो है, इट इज CGS यूनिट ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड स्टेट कूलम। ठीक है, और इसका नाम है, दूसरा नाम ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, देखो CGS यूनिट की चार्ज का क्या है? स्टेट कूलम इसमें इसको कहते हैं, या ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट ऑफ चार्ज। देखो अगर हम कन्वर्शन की बात करें, 1 कूलम इज इक्वल टू
3 इंटू 10⁻⁹ स्टेट कूलम, स्टेट कूलम, ठीक है। 1 कूलम इज इक्वल टू, कन्वर्शन की अगर हम बात करें, 1 कूलम इज इक्वल 3 इंटू 10⁹ स्टेट कूलम, ठीक है। तो ये है यूनिट्स ऑफ चार्ज। अब हम देखो, अब हम क्या पढ़ेंगे इसमें, क्या अब हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का कंपैरिजन देखेंगे हम पहले, ठीक है। उससे पहले मैं देखता हूं कि वीडियो ठीक से आता है कि नहीं। ओके ओके, ठीक है ठीक है। ठीक है, तो नेक्स्ट विल स्टडी कंपैरिजन बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो देखो देखो, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक, बहुत ही इजी टॉपिक। देखो ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे हम लिखेंगे, हम कंपेयर करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स को, और दूसरे साइड हम लिखेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। देखो कंपैरिजन, देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला है Fe इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइड बाई R², ठीक है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, एंड दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड कूलम्स लॉ। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, इज इक्वल टू Gm1 m2 डिवाइड बाई R²। कंपैरिजन तो देखो, फॉर्मूले तो देखो, देखो नेचर की ब्यूटी देखो। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने के लिए ये फॉर्मूला, ठीक है। सेम देखो, सिमिलर फॉर्मूले, एक जैसे फॉर्मूला, एक जैसा। देखो यहाँ पे कांस्टेंट है K, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, यहाँ पे Q1 2 चार्जेस, यहाँ पे 2 मासेस, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 चार्जेस, यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन 2 मासेस, ठीक है। तो देखो यहाँ पे है, इट इज एन इनवर्स स्क्वायर लॉ, इट इज इनवर्स स्क्वायर लॉ, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, मतलब Fe इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R²। तो ये भी इनवर्स स्क्वायर लॉ है, इट इज ऑल्सो इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे जो है, यहां पे Q1 एंड Q2 जो यहां पे क्वांटिटीज इन्वॉल्व है वो क्या है, Q1 और Q2 चार्जेस ऑफ बॉडीज। Q1 एंड Q2 मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, Q1 और Q2 पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी, कभी पॉजिटिव होगा कभी नेगेटिव होगा, क्योंकि हमें पता है चार्जेस 2 तरह के हैं, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज। अब यहाँ पे जो है masses m1 and m2 are always positive, क्योंकि मास का नेगेटिव होना कोई मतलब ही नहीं है, मास कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मास तो या तो है या तो कुछ नहीं है, ठीक है। m1 and m2 आर ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है ये कभी अट्रैक्टिव होता है, कभी रिपल्सिव होता है। अगर लाइक चार्जेस हैं तो रिपल्सिव होगा, अगर अनलाइक चार्जेस है तो अट्रैक्टिव होगा। सो Fe मे बी पॉजिटिव, मे बी अट्रैक्टिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लिखूंगा यहाँ पे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में बी पॉजिटिव और नेगेटिव। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स may be positive, may be attractive or repulsive, may be attractive और it may be repulsive, ठीक है। अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। मगर ग्रेविटेशनल फोर्स जो है
ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ग्रेविटेशनल फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइक चार्जेस के बीच रिपल्शन है, अनलाइक चार्जेस के बीच अट्रैक्शन है। दो मासेस के बीच हमेशा अट्रैक्शन होती है ड्यू टू ग्रेविटेशन, ठीक है। सो ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव होता है। अब यहां पे जरा देखो, जो के है, के यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम पे डिपेंड करता है। कौन सा मीडियम है, किस मीडियम में चार्जेस है प्लेस्ड है। ग्रेविटेशनल फोर्स जी जो यहां पे कांस्टेंट डलता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डज नॉट डिपेंड ऑन मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करता। चाहे आप मासेस को m1 और m2 को चाहे वाटर में रखो, एयर में रखो, वैक्यूम में रखो, किसी और मीडियम में रखो, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट सेम रहेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब देखो फॉर वैक्यूम या एयर, के का क्या वैल्यू है, इट इज 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, तो ये वैक्यूम के लिए है के। अब जी का क्या वैल्यू है, G इज इक्वल टू 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब कांस्टेंट पे तो एक नजर डालो, यहां पे देखो k कितना बड़ा है, 9 × 10⁻9। यहां पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना बड़ा है, 6.6 × 10⁻11। ये छोटा है, बहुत छोटा, 10⁻11 बहुत छोटा, ये 10⁻9 बहुत बड़ा, ठीक है। सो हम कह सकते हैं जो देखो, क्योंकि इसमें कांस्टेंट बहुत कम डलता है, वेरी स्मॉल, 6.67 × 10⁻11, तो ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही वीक फोर्स है। इनफैक्ट नेचर का वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है, 9 × 10⁻9 इसमें कांस्टेंट डलता है, तो ये फोर्स स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में फंडामेंटल फोर्सेस ऑफ नेचर 4 है। कौन कौन सा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स इन 4 फंडामेंटल फोर्सेस में से वीकेस्ट फोर्स है, ठीक है, वीकेस्ट फोर्स है ये। अच्छा, तो इस कंपैरिजन पे हम एक एग्जांपल करेंगे जो टेक्स्ट बुक में आपके, वी विल सी द कंपैरिजन बिटवीन द टू, दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है कितना स्ट्रॉन्ग होता है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो 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 एक एग्जांपल देखेंगे। देखो 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 एक एग्जांपल देखो, टेक्स्ट बुक में आपके देखो, यहां पे एक प्रोटॉन है और यहां पे है एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब इनको रखा गया दूर दूर r डिस्टेंस पे। अब मैं यहां पे एक सिर्फ क्वेश्चन का डेटा बताऊंगा आपको, ठीक है, क्वेश्चन में नहीं लिखूंगा उसका जो है टेक्स्ट। तो यहां पे प्रोटॉन है, यहां पे इलेक्ट्रॉन है, कितने दूर दूर है, r डिस्टेंस पे। अब बोल रहा है क्वेश्चन में मास ऑफ प्रोटॉन जो है इट इज इक्वल टू 1.67 × 10⁻27 kg, किलोग्राम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का मास जो है इट इज 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम। और क्या दिया है, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू 1.6 × 10⁻19 कूलम। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दिया है 1.6 माइनस इंटू 10⁻19 कूलम, ठीक है। अच्छा, ये डेटा दिया गया और बोल रहा है क्वेश्चन में ये चार्जेस जो है दे आर द पार्टिकल्स आर इन वैक्यूम, पार्टिकल्स आर इन वैक्यूम, ठीक है। हमें निकालना क्या है, बोल रहा है सवाल में फाइंड आउट करो Fe अपॉन एफ जी, ठीक है। ये फाइंड करो, ठीक। अब देखो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन,
इनके बीच दो तरह के फोर्स लगेंगे। एक तो लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि इन पे चार्ज है तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे बाय इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब क्योंकि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास मास भी है, देखो है तो मास, प्रोटॉन के पास इतना, इलेक्ट्रॉन के पास इतना, अब इनके पास मास भी है। क्योंकि इनके पास मास भी है तो ये एक दूसरे को ग्रेविटेशनल फोर्स से भी अट्रैक्ट करेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स से भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। अब यही हमें निकालना है एफ ई डिवाइड बाई एफ जी। इन दो फोर्सेस का हमें निकालना है रेशो। बहुत ही सिंपल है। देखो लेट्स फर्स्ट फाइंड, देखो एफ ई कितना बराबर आएगा, एफ इज इक्वल टू के, Q1 कितना है यहाँ पे, Q1 इज QP, प्रोटॉन पे कितना चार्ज, Q2 कितना है QE डिवाइड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। और Fg कितना है, अगर हम Fg लिखेंगे, Fg इज इक्वल टू G इंटू ME इंटू MP डिवाइड बाई आर स्क्वायर, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाई आर स्क्वायर। तो हमें निकालना है Fe डिवाइड बाई Fg, बस निकालो रेशो। Fe डिवाइड बाई Fg इज इक्वल टू K QP QE डिवाइड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई G ME MP डिवाइड बाई आर स्क्वायर। सो इट विल बी इक्वल टू K QP QE डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई G ME MP, ठीक है। ये और ये कैंसल, तो निकलेगा K QP QE डिवाइड बाई G ME MP। बस वैल्यूज पुट करो, आपको रेशो मिल जाएगा। वैल्यूज दिए गए हैं। K का वैल्यू वैक्यूम के लिए क्या है, K वी नो इट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻⁹। अच्छा, G का वैल्यू कितना है, 6.67 इंटू 10⁻11। कहानी को ख़त्म करो। इन वैल्यूज़ को पुट जब हम करते हैं तो हमें क्या मिलता है, ये रेशो इट इज़ इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻39। देखो तो रेशो कैसा आया मॉन्स्टर, 2.4 इंटू 10⁻39। देखो सो Fe डिवाइड बाई Fe डिवाइड बाई Fg, Fe डिवाइड बाई Fg इज इक्वल 2.4 इंटू 10⁻39। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है, दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻39 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू चार्जेस, ठीक है। सो इन दो पार्टिकल्स के बीच जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा दैट इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻39 टाइम्स ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द टू पार्टिकल्स। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन टू ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स बिल्कुल हल्का फोर्स है, ठीक है, हवा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग है इन कंपैरिजन। अच्छा, अब देखो 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 अब हम थोड़ा सा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जानकारी दूंगा। देखो देखो, ये है हमारा कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, ठीक है। ये है कूलम्ब्स लॉ, F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर। देखो अब हम लिखते हैं ये जो कांस्टेंट है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इसको लिखा जाता है इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन। डरना नहीं है, बस आप फॉलो करते जाओ, मुझे बहुत ही ईजी है। अब ये क्या, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट है के इज इटसेल्फ इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन। देखो ये एक लेटर है, इसको हम पढ़ते हैं एप्सिलॉन। एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन कांस्टेंट होता है एक मीडियम के लिए, ठीक है, ये भी एक कांस्टेंट है। तो इस कांस्टेंट को ऐसे लिखने की क्या जरूरत है, सो ये तो खुद एक कांस्टेंट है। सो इसको हम लिखते हैं k इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज व्हाट इज एप्सिलॉन, दिस इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। अभी हम समझेंगे, थोड़ी देर रुको, फॉलो करो। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम, और ये किसी एक मीडियम के लिए कांस्टेंट होता है। एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम।
और ये क्या है, ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट, कांस्टेंट ऑफ मीडियम, मीडियम। सो किसी भी मीडियम का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट किसके बराबर होता है, 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन, वेयर एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम, ऑफ दैट मीडियम, ऑफ द मीडियम। ठीक है, अच्छा। तो अब देखो, पहले हम समझेंगे इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम होती क्या है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। देखो, अगर हम दो चार्जेस को, यहाँ पे एक चार्ज है और यहाँ पे दूसरा चार्ज है, ठीक, अब ये सपोज वैक्यूम में है या एयर में, तो इनके बीच फोर्स लगेगा, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा, ये फोर्स, ये फोर्स। अब अगर ये चार्जेस वैक्यूम में है तो जो फोर्स, रिपल्सिव फोर्स होगा वो मैक्सिमम होगा, फोर्स इज मैक्सिमम, एफ ई इज मैक्सिमम, फोर्स इज मैक्सिमम, फोर्स इज मैक्स। सो जो रिपल्सिव फोर्स है वो यहाँ पे मैक्सिमम लगेगा अगर यहाँ पे वैक्यूम में रखे हैं। तो इन्हीं दो चार्जेस को अगर हम किसी मीडियम में रखेंगे, सेम टू चार्जेस, इन दो चार्जेस को हम किस में रखेंगे, अब मीडियम में, मीडियम में सेम टू चार्जेस, ये और ये सेम टू चार्जेस को मैंने किस में डिप किया, किसी मीडियम में, किसी मीडियम में अगर डिप किया तो सेम डिस्टेंस पे रखेंगे, यहाँ पे भी आर है और यहाँ पे भी आर है, ये मीडियम है, ये है मीडियम, मीडियम। अब मैंने इन दो चार्जेस को मीडियम में रखा, तो अब इनके बीच जो अब भी इनमें फोर्स ऑफ रिपल्सिव फोर्स लगेगा, अब भी फोर्स लगेगा, मगर जो अब रिपल्सिव फोर्स होगा वो रिड्यूस होगा, कम होगा, द फोर्स इज रिड्यूस्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज रिड्यूस्ड, इलेक्ट्रिक फोर्स इज रिड्यूस्ड, ठीक है। वैक्यूम में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सबसे ज्यादा लगता है, किसी मीडियम में डिप करो चार्जेस को, वहां पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिड्यूस होता है, ठीक है। अब कोई मीडियम इस इलेक्ट्रिक फोर्स को कितना रिड्यूस कर पाता है, दैट इज गिवन बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ दैट मीडियम। जितना एक मीडियम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज्यादा होगी, उतना वो मीडियम इस इलेक्ट्रिक फोर्स को रिड्यूस करेगा, कम करेगा, ठीक है। अच्छा, यहां पे लाइन लिखूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ ए मीडियम, is its capability to reduce electrostatic force between two charges, ठीक है। अच्छा, तो अगर हम अब कूलम्स लॉ को लिखेंगे, F इज इक्वल टू देखो, फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज इक्वल टू K के बदले हम क्या लिखेंगे, अब 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, K के बदले लिखेंगे 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। ऐसे अब हम कूलम्स लॉ को लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। हेयर K इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, या इसको एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी कहा जाता है। सो एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ द मीडियम जिसमें चार्जेस रखे गए हैं। सो K इज इक्वल टू दिस। अब देखो, जितना एप्सिलॉन ज्यादा होगा, जितना ये डिनोमिनेटर ज्यादा होगा, उतना ये डिनोमिनेटर ज्यादा होगा। अब डिनोमिनेटर अगर ज्यादा हो गया, उतना K कम आएगा। जितना एक मीडियम का एप्सिलॉन ज्यादा होगा, उतना उस मीडियम का K कम हो जाएगा। अब K कम होने से क्या होगा, फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है। सो जितना एक मीडियम का एप्सिलॉन ज्यादा होगा, उतना उसका K कम होगा, और उतना उस मीडियम में दो चार्जेस के बीच फोर्स कम लगेगा, ठीक है। अच्छा,
अब देखो देखो देखो, यहां तक आई होप ये क्लियर है। देखो देखो देखो, अब वैक्यूम की जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है और उसके लिए एक स्पेशल सिंबल रखा गया। देखो अब कूलम्स लॉ को हम कैसे लिखते हैं? कूलम्स लॉ को हम लिखते हैं कूलम्स लॉ को लिखते हैं हम किसी भी मीडियम के लिए F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, सॉरी एप्सिलॉन। ठीक है, ये है कूलम्स लॉ किसी भी मीडियम के लिए, किसी भी मीडियम के लिए। ठीक, अच्छा, अब वैक्यूम की जो वैक्यूम या एयर की जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है उसका हमने एक स्पेशल सिंबल रखा एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट, अब एप्सिलॉन नॉट क्या है? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम और एयर। ठीक है, वैक्यूम और एयर की जो एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है ऑलमोस्ट सेम है, तो इसके लिए हमने एक स्पेशल सिंबल रखा एप्सिलॉन नॉट। जनरल जो मीडियम है उनके लिए हमने एप्सिलॉन रखा है। एप्सिलॉन इज इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम या एयर के लिए हमने एक स्पेशल सिंबल रखा एप्सिलॉन नॉट। तो अगर हम कूलम्स लॉ वैक्यूम के लिए लिखेंगे फॉर वैक्यूम, सो हम क्या लिखेंगे? F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, वैक्यूम के लिए Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखो जो एप्सिलॉन नॉट है इसका वैल्यू सबसे कम है। अलग अलग मीडियम्स का अपना अपना एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है का वैल्यू है। ठीक है, मगर जो वैक्यूम की इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी है वो सबसे कम है। सो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज मिनिमम। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी लिखो या इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज मिनिमम। बाकी मीडियम्स जो है उनकी एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ज्यादा है मीडियम से। ऑल अदर मीडियम्स हैव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी greater than that of वैक्यूम। ठीक है, अच्छा देखो, सो दैट मीन्स जो एप्सिलॉन नॉट है ये कम है, ये बहुत कम है, मिनिमम है, बहुत कम है। तो वैक्यूम का जो एप्सिलॉन नॉट है बहुत कम, कितना है निकाल के देखेंगे, वो भी निकालेंगे। देखो कितना है देखो, K इज इक्वल टू, देखो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट फॉर वैक्यूम, इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब वैक्यूम के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट कितना है वो हमें पता है, इट इज 9 × 10⁹ इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और यहाँ पे हम एप्सिलॉन नॉट निकाल सकते हैं। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई इंटू 9 × 10⁹ उसको जब हम कैलकुलेट करते हैं दैट इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻11। ठीक है, सो दिस इज एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। सो फ्री स्पेस या वैक्यूम कहो या एयर कहो, उसके लिए एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का वैल्यू ये है, बहुत कम। अब एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का यूनिट भी है, यूनिट क्या है निकाल के देखेंगे। F इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो एप्सिलॉन का यूनिट हमें निकालना है। एप्सिलॉन को एक साइड करो, 1 डिवाइड बाई 4 पाई F नीचे आएगा, Q1 Q2 डिवाइड बाई R स्क्वायर। तो यूनिट क्या आएगा इसका, यूनिट क्या आएगा एप्सिलॉन का? सो इट विल बी इक्वल टू, ऊपर क्या है
Q1 इंटू Q2 दैट इज कूलम इंटू कूलम दैट इज कूलम स्क्वायर। नहीं आया समझ? कूलम इंटू Q1 इंटू Q2 दैट इज कूलम इंटू कूलम, कूलम स्क्वायर। नीचे क्या है? फोर्स पर न्यूटन, पर न्यूटन। और नीचे क्या है? मीटर स्क्वायर, पर मीटर स्क्वायर। तो ये है एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी का यूनिट। तो फॉर वैक्यूम एप्सिलॉन एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी इज इक्वल टू 8.85 इंटू 10⁻⁻11 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है? अच्छा तो देखो एप्सिलॉन नॉट जो है ये बहुत कम है, मिनिमम है, इनफैक्ट मिनिमम तो वैक्यूम के लिए कम से कम है। तो वैक्यूम का जो देखो फॉर वैक्यूम ऐसे लिखूंगा मैं, फॉर वैक्यूम के लिए देखो एप्सिलॉन नॉट इज मिनिमम। जब एप्सिलॉन नॉट मिनिमम है, डिनोमिनेटर मिनिमम है, के मैक्सिमम आएगा। के इज मैक्सिमम। जब के मैक्सिमम आएगा दैट मीन्स यहाँ पे कॉन्स्टेंट बड़ा आएगा, ये पूरा बड़ा आएगा, ये तो के, यही तो के है, ये पूरा जब बड़ा आएगा फोर्स भी ज्यादा लगेगा। सो फोर्स जो है वैक्यूम में मैक्सिमम लगता है, फोर्स इज मैक्सिमम। सो ये हमने कूलम्स लॉ आज स्टडी किया और कांस्टेंट के बारे में भी मैंने आपको बताया, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी भी। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।